हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं एसपी झा आपका सनराइज क्लासेस एंड एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में हमने क्लास 10th के त्रिभुज चैप्टर का जितने भी थ्योरम है, 9 थ्योरम का गिवन रिजल्ट समझा था कि थ्योरम हमें क्या बता रहा है, प्रमेय हमें क्या बता रहा है कि क्या अगर आपको मिले तो आप उससे क्या परिणाम निकाल सकते हैं, ये हमने समझा था। मतलब थ्योरम को समझने का पूर्ण प्रयास किया था कि थ्योरम का क्या मतलब है। आज हम लोग पहला थ्योरम, जिसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं, उसको सत्यापित करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरा पिछला क्लास समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक पहुंचाइए, जो भी क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थी है, छात्र छात्रा है, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अक्सर मैं समझता हूं कि थ्योरम बहुत सारे बच्चों का कमजोर रह जाता है, तो मेरा पूर्ण प्रयास होगा कि आपका अगर थ्योरम पूछता है तो उसमें आप 100% मार्क्स उठा सके। और 90% थ्योरम तो पूछता ही पूछता है, तो आपका सब 5 नंबर कहीं नहीं जाए। और कुछ इसमें 2 नंबर के सवाल पूछते हैं और ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, तो इस चैप्टर से जो 10-15 नंबर के सवाल बनते हैं वो आपका कहीं ना जाए, ये मेरा पूर्ण प्रयास होगा, वो आप कंप्लीट कर पाए। तो बच्चों, ज्यादा समय न गवाते हुए हम लोग आते हैं, देखते हैं थेल्स प्रमेय। तो चलिए देखते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक महान गणितज्ञ यूनान के बारे में इतिहास में पढ़ोगे कि यहां से दुनिया ने सीख लिया है। बहुत बड़े बड़े विद्वान यहां हुए और यूरोप में यूनान का बहुत प्रतिष्ठा है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन जितना भी कंट्री है, यूनान से प्रेरणा लेके आगे बढ़ा है। विद्वानों की भूमि मानी जाती है यूनान। बहुत सारे गणितज्ञ, बहुत सारे साइंटिस्ट वहां से आए। अब देखिए क्या कहा जा रहा है थेल्स के बारे में। थेल्स प्राचीन यूनान के एक बहुत ही महान दार्शनिक और गणितज्ञ थे। यह शब्द आपको कई बार कंफ्यूज कराता होगा। दार्शनिक, दार्शनिक क्या होता है? आप ये तो समझते होंगे, गणितज्ञ मतलब गणित के बड़े विद्वान, है ना। लेकिन दार्शनिक क्या होता है? जिसके सिद्धांतों का लोग अनुयायी हो जाते, जिनके स्टेटमेंट को लोग सत्य मानकर उसको फॉलो करते। जैसे हमारे यहां गांधी जी भी एक महान दार्शनिक कहलाते हैं। क्यों? उनके अनुयायियों की संख्या बहुत थी, फॉलोअर्स की संख्या बहुत थी। आज का फॉलोअर्स नहीं, जो इंस्टाग्राम और अन्य चीजों पर होता है। वो फॉलोवर क्या है? उनके सिद्धांतों को फॉलो करने वाला, उनके वचनों को फॉलो करने वाला। उनका जो स्टेटमेंट है उसको लगता है कि हाँ, ये सार्थक लाइन है, इससे हमको जीवन में सीख मिलेगा। मतलब ये आप समझिए कि ऐसे तो कहते हैं कि दर्शन शास्त्र के जो विद्वान होते हैं। दर्शन क्या होता है? दर्शन मतलब क्या? ईश्वर दर्शन से मतलब है, मतलब जो ये समझो कि जो नेचर के नियमों को समझ चुका है, जो प्रकृति का नियम है उसको जो बेहतर समझता है, व्यवहारिकता में क्या आना चाहिए, व्यवहारिकता क्या है, लोगों के साथ कैसा ये हो और आपका जीवन शैली कैसा हो, है ना। हर स्थिति में जो एक समान रहता है, ऐसे लोगों को दार्शनिक आप कह सकते हैं। हाँ, महान विद्वान में से भी आप इनको ले सकते हैं, है ना। ये बहुत व्यापक अर्थ रखता है, बहुत हमने उसका एक संकीर्ण परिभाषा बताया। दार्शनिक का परिभाषा आसान नहीं है, उसमें से एक छोटा सा संकीर्ण परिभाषा हम आपको बताएं। उन्हें दुनिया का सबसे पहला गणितज्ञ माना जाता है। कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने लोगों को अंधविश्वास छोड़कर तर्क और विज्ञान से सोचना सिखाया। कहा कि ये अंधविश्वास छोड़ दीजिए, जो आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास भरा पड़ा है। हर चीज पर तर्क करिए, विज्ञान से रिलेट कीजिए उसको। हाँ, थेल्स इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने मिस्र के पिरामिड की ऊंचाई केवल उनकी परछाई देखकर नाप लिया था। थेल्स इतने बड़े विद्वान थे कि मिस्र का जो पिरामिड था, उस पिरामिड की छाया के हिसाब से उसकी लंबाई बता दिया
कि मिस्र की पिरामिड की लंबाई क्या है बिना उसको कोई इंची टेप से नापे, सिर्फ छाया की लंबाई माप के। समझ पा रहे हैं? उसी आधार पे ना आपको त्रिकोणमिति बना, पाइथागोरस प्रमेय बना, थेल्स प्रमेय बना। तो मतलब ये समझिए कि बेस देने वाले, कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति को बेस देने वाले कौन कौन है? थेल्स ही है, जिसके बाद पाइथागोरस ने उस पर और काम किया, है ना। आपके गणित की किताब में त्रिभुज वाले अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण नियम थेल्स प्रमेय इन्हीं के नाम पर है, जिन्हें इन्होंने ही खोजा था। थेल्स प्रमेय जो हमने लोग पढ़ेंगे वो इन्हीं थेल्स का दिया हुआ था। क्या कह रहा है? ईसा पूर्व 640 ईस्वी में जन्म और 546 ईस्वी में मृत्यु। कई बार आप इसमें कंफ्यूज होते होंगे, यहां अंक बड़ा है, यहां अंक छोटा है, ये कैसे? 640 ईस्वी में जन्म और 546 ईस्वी में मृत्यु। क्या आप में से कोई इसमें कंफ्यूज करते हो? तो मैं आपको कंफ्यूजन खत्म करता हूं। देखो आप ये संख्या रेखा देखो, संख्या रेखा जानते हो ना बेटा आप? जब ईसा पूर्व की बात हो रही है, देखिए ईसा पूर्व कह रहा है ना, ईसा पूर्व का मतलब जब ईस्वी शुरू नहीं हुआ था उस समय की बात के लिए। तो ये मान लो 0 है, हाँ, ये मान लो कि आप 100 वर्ष है, 200, 300, 400, 500, 600, 700, इधर आइएगा तो -100, -200, -300, -400, -500, -600, है ना, -700। ठीक है, अभी आप देखो, अभी हम लोग कहां है? 2026 में है, 2026 में है। ठीक है, ये +100 है, मतलब जब से ईस्वी शुरू हुआ ये यहां है। ईस्वी जब शुरू नहीं हुआ था, क्या उससे पहले दुनिया नहीं थी? क्या 2026 साल से पहले दुनिया नहीं था, लोग नहीं थे, है ना? उससे पहले ईस्वी की गणना नहीं थी, इसलिए कहते हैं ईसा पूर्व, यानी ईस्वी शुरू होने से कितना साल पहले? 640 साल पहले। तो 600 साल यहां है, 700 साल यहां है, यहां क्या होगा? 650, तो ये हो गया 640। ये जगह किसका हुआ? 640। बताइए, पहले -640 आया तब ना 546 आया होगा जी। अब 546 का जगह कौन सा होगा? 500 600 के बीच में, थोड़ा सा पहले, तो ये है 546। तो पहले क्या आया होगा? जन्म जब हुआ तो यहां जन्म हुआ, ऐसे आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप मान लीजिए 100 साल है, 200 साल, तो जन्म 100 में होगा तो मृत्यु 200 में होगा, तो आगे बढ़ेंगे ना हम कि पीछे जाएंगे? ईस्वी ईसा पूर्व जब होगा तो आप देखिएगा जन्म होगा पहले, मतलब बड़ा अंक होगा, अब मृत्यु वाला अंक जो होगा वो छोटा होगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे पास जाएंगे, -600 से -500 में पहुंचिएगा, -400 में, -300 में, -200, -100, फिर 0। समझ पा रहे हैं आप? इसलिए ईसा पूर्व 640 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई? 546 ईसा पूर्व में, है ना। तो इसलिए ऐसा लगता है आपको कभी कभी ये अजीब। तो बेटा ये पिछला इंट्रोडक्शन था, और आज हम लोग इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल करने वाले हैं, सॉरी त्रिभुज का थेल्स प्रमेय पढ़ने वाले हैं। थेल्स प्रमेय को हम लोग प्रूफ करेंगे, और कोई जल्दबाजी नहीं, प्रयास होगा कि आप एक थ्योरम सीखें, अच्छी तरह से सीखें, है ना। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, इसी को थेल्स प्रमेय कहते हैं। क्या? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय कहते हैं। आपसे एग्जाम में जब भी पूछेगा तो ऐसा नहीं पूछेगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, आपसे ये पूछेगा, ये स्टेटमेंट, और वहां प्रमेय नंबर नहीं लगाएगा, सिर्फ पूछेगा क्या? क्वेश्चन नंबर देगा कि सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। जैसे आप 9th में थ्योरम याद किए थे, 10th में भी आप क्रम से थ्योरम याद कर ले। 6.1 क्या है, 6.2 क्या है, और 6.1 को हम क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय।
6.2 को कहते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। हाँ, उसके बाद आपका जो है समरूपता कसौटी आएगा, 3 समरूपता कसौटी है। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, सॉरी क्षेत्रफल प्रमेय कहलाता है। फिर पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम होता है। तो उसका नाम से भी जानना है, प्रमेय नंबर भी जानना है, थ्योरम सारा दिमाग में होना चाहिए। हाँ, तो आज हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। पहले क्या कह रहा है, पहले देखो कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। तो पहले हम एक त्रिभुज खींच ले, हम एक त्रिभुज खींचते हैं। ये हमारा एबीसी एक त्रिभुज है। इसमें हम एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं। डॉटेड भी ले सकते हैं या आप ऐसे भी ले सकते हैं। एक भुजा के समांतर, किस भुजा के समांतर खींच रहे हैं हम? देखो ये लाइन किसके समांतर लग रहा है आपको? बीसी के समांतर है। तो हम एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं, नाम देते हैं एबीसी है, इसका नाम दे देते हैं डी और ई। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, कौन सी भुजा के समांतर खींचा आपने? बीसी भुजा के समांतर खींचा, जो अन्य दो भुजाओं को कहां कहां काट रहा है? डी और ई, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। हाँ, तो ये अन्य दो भुजाएं मतलब कौन? ए बी और ए सी एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, मतलब एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी हो जाता है। कब? जब हम किसी त्रिभुज में एक रेखा किसके समांतर खींचे? किसी एक भुजा के समांतर खींच दे, तो ये जहां जहां उसको प्रतिच्छेद करेगा उस जगह पर बाकी दो भुजाएं सेम अनुपात में डिवाइड हो जाएगा। मतलब जितना एडी होगा, एडी बटे डीबी होगा, उतना ही एई बटे ईसी होगा। ठीक है, इसके लिए हमको कुछ रचना करना है, तो रचना समझ लीजिए आप कि रचना क्या क्या होगा। रचना में आपको क्या करना है? सबसे पहले बी से ई को मिला देना, फिर डी से सी को मिलाना, फिर यहां से इस पर लंब डाल देंगे, डी से एई पर लंब डालेंगे, एई पर कहिए या एसी पर कहिए आप, और ई से एबी पर लंब डाल देंगे। लंब डालेंगे तो लंब का सिंबल डाल देंगे वहां। ये थोड़ा सा लंब नहीं लग रहा है। लंब लंब जैसा लगना भी चाहिए, ये ध्यान रहे। लंब किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री कोण बनाए, ठीक ना। तो यहां पर हम मान लेते हैं यहां कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। यहां भी कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। नाम दे दीजिए इसका, ए बी सी डी ई हो चुका है, एफ और जी। ये आकृति है, समझिएगा। हमारे पास एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक, जिसमें बीसी भुजा के समांतर कौन है? डीई खींची गई है, और डीएफ और ईजी, डीएफ लंब है एसी पर, रचना की है हम, डीएफ लंब है एसी पर, ईजी लंब है एबी पर, और बी से ई को सी से डी को मिलाए हैं। ये रचना है। हमको साबित करना है कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। इसी चीज को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे यहां। क्या? माना त्रिभुज एबीसी में
क्या डीई समांतर है किसके? बीसी के। डी लाइन किसके समांतर है? बीसी के। जो इसकी अन्य दो भुजाओं कौन कौन? ए बी तथा एसी को, ए बी तथा एसी को क्रमशः डी तथा ई बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी। फिर से ओवरऑल आप समझिए क्या काम है त्रिभुज। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में अगर हम एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचे जो अन्य दो भुजाओं को कितने बिंदु पर, अलग अलग दो बिंदुओं पर क्या करे? प्रतिच्छेद करे। तो जहां उसको प्रतिच्छेद करता है ना, वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है, मतलब सेम अनुपात में बांटता है। यानी एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी। मतलब ये समझो कि अगर हम एडी बटे डीबी का मान 2:3 है तो ए बटे ईसी का मान भी क्या होगा? 2:3 ही होगा, अलग नहीं होगा। ये कौन कह रहा है? थेल्स प्रमेय कह रहा है। कौन कह रहा है? थेल्स प्रमेय। इसको प्रूफ करने के लिए हमने रचना में क्या क्या किया है? बी से ई को, सी से डी को, और फिर डी से डीएफ लंब डाल दिए किस पर? एसी पर। ई से ईजी लंब डाल दिए किस पर? एबी पर। कोई दिक्कत समझने में है ना? तो अब इसके बाद आप रचना लिखिए। रचना में आप क्या क्या किए हो लिख दो सारा चीज। बी से ई कामा सी से डी को मिलाया। बी से ई, सी से डी को मिलाया। फिर क्या किए? डीएफ लंब एसी, डीएफ लंब एसी और ईजी लंब एबी, ईजी लंब एबी डाला। समझ पा रहे हो आप क्या किए? हम बी से ई, सी से डी को मिलाए, डीएफ लंब एसी पर, ईजी लंब एबी पर डाले। ये रचना का काम है। हाँ, अब हम जाएंगे प्रमाण पर। किस पर जाएंगे? प्रमाण पर। अब आप देखिएगा प्रमाण में हम क्या करेंगे। नेक्स्ट पेज लेते हैं और इसमें हमको फिर फिगर चाहिए, तो हम एक बार फिगर यहां पर फिर ड्रॉ कर देते हैं आपको शॉर्टकट। ये थ्योरम में हम फिगर वगैरह सब आपके सामने बनाते हैं ताकि आप समझ पाए। नेक्स्ट थ्योरम से हम थ्योरम और लैंग्वेज डाल के रखेंगे कि आपका टाइम बचा सके।
त्रिभुज का नाम ABC, ये क्या DE F G, ऐसा ही था ना? एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, रचना का काम हो गया। अब आप इसको साबित करने जाओगे। क्या करोगे साबित करने में? हल में जाओ या प्रमाण लिखते हैं। प्रमेय जब बनाते हैं इसको क्या लिखते हैं? प्रमाण। रचना हो चुका है। पहले आप ये देखो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्या ADE, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ले रहे हैं। ADE दिख रहा है आपको? ADE का आधार हम अभी किसको मान रहे हैं? AD को। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करते हैं। 1/2 गुना आधार पे AD, तो आधार अगर AD है तो ऊंचाई कौन जाएगा? इजी जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं समझ रहे हो? मन भारी लग रहा है ना? फोकस नहीं हो यहां पर। ये त्रिभुज देखो ADE, तो इस त्रिभुज में ये आधार AD, ऊंचाई कौन? इजी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। उस आधार पे एरिया ऑफ AD को हम 1/2 आधार पे AD, ऊंचाई पे EG लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ठीक, अब आइए ये त्रिभुज देखना, BDE त्रिभुज देख रहे हैं आप? त्रिभुज BDE, एरिया ऑफ BDE, इसका आधार हम किसको लेते हैं? DB को। आधार किसको ले रहे हैं? DB को। 1/2 आधार पे कौन? DB। अब ये बताओ ऊंचाई इसका कौन होगा? ये तो आपको एक अधिक कोण त्रिभुज लग रहा है ना? ये त्रिभुज देखिए आप, तो ये त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का सभी शीर्षलंब त्रिभुज के अंदर नहीं होता है। इस त्रिभुज को देखें आप BDE को, तो कुछ इस तरह का है जहां यहां पर बनने वाला कोण क्या है? अधिक कोण है। तो इसका अगर शीर्षलंब देखेंगे तो ये त्रिभुज के बाहर होता है। मतलब इसको बढ़ा दीजिए, यहां से लंब डालिए, जहां लंब होगा ये लंब कहलाएगा। उस हिसाब से EG जो है वो इस BD पर क्या है? लंब है। BD के ऊपर कौन लंब है? EG लंब है। एक तो ये बात कि अधिक कोण त्रिभुज का शीर्षलंब, एक ही शीर्षलंब अंदर होता है, 2 शीर्षलंब बाहर होता है। जैसे ये शीर्षलंब देखिए, अगर आप इसी नाम दीजिए सेम जो हमने लिखा है DBE, देख रहे हो आप? तो यहां जैसे हमने G दिया है, तो ये जो EG है वो त्रिभुज के बाहर है कि अंदर है? बाहर है, क्योंकि इसके अंदर आप यहां से शीर्षलंब डाल ही नहीं सकते। अगर आधार आपका DB है तो यहां अंदर शीर्षलंब नहीं पड़ेगा। क्यों? अंदर आप डालिएगा 90 डिग्री होगा ही नहीं। शीर्षलंब का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए ना। अंदर कभी 90 नहीं होगा। तो अधिक कोण त्रिभुज का एक ही शीर्षलंब अंदर होता है, ये वाला शीर्षलंब अंदर होगा। अगर यहां से हम BE को आधार बनाते तो शीर्षलंब यहां होगा इसके बीच में। लेकिन अगर हम आधार DB के जगह DE को भी बनाए तो शीर्षलंब अंदर नहीं होगा। तो ये लाइन बढ़ा के यहां से लंब डालना पड़ेगा बाहर। तो अधिक कोण त्रिभुज का 2 शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर होता है, एक शीर्षलंब त्रिभुज के अंदर होता है। उस आधार पे हम कह सकते हैं कि अगर हम त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 गुना आधार अगर BD लेते हैं, ऊंचाई फिर कौन आएगा? EG ही आएगा। दूसरा तर्क हम आपको दे रहे हैं इसके लिए कि हमने जब रचना किया है तो हमने EG को किस पर लंब कहा है? क्या हम सिर्फ AD पर लंब कहे हैं कि पूरा AB पर लंब कहे हैं? AB पर लंब कहे हैं। अगर EG AB पर लंब है तो इसका मतलब AD पर भी है और DB पर भी है। यह तर्क ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा जल्दी कि ये जो हमने रचना किया है EG लंब AB, तो ये पूरा AB पर लंब है। कोई AB लाइन है, समझो आप, AB आपका कोई लाइन है, जिस पर ये एक लंब है, ये A है, ये B है। तो अगर ये लंब पूरा AB पर है तो यहां अगर हमारा D लिखा हुआ है मान लो, तो ये AD पर भी लंब है और DB पर भी लंब है कि नहीं?
कौन कौन समझ पाए? क्योंकि कुछ बच्चों को यह चीज डाइजेस्ट नहीं होता है, पचता नहीं है। तो मैं आपको दो तर्क बता रहा हूं, दोनों सही है। पहला तर्क कि अधिक कोण त्रिभुज का दो शीर्षलंब त्रिभुज से बाहर होता है, एक शीर्षलंब त्रिभुज के अंदर होता है। अभी थोड़ा त्रिभुज घुमा हुआ है तो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, हम इसको सीधा करके दिखाते हैं आपको कि अगर मेरा कोई अधिक कोण त्रिभुज हो, तो हम एक अधिक कोण त्रिभुज आपको बना के दिखा रहे हैं बेस पर। ये हमारा एक अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज को क्या, कैसा त्रिभुज कहिएगा? अधिक कोण त्रिभुज। क्यों? ये कोण क्या है? जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे हम क्या कहते हैं? अगर हमको कहा जाए, मान लीजिए कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। अब ए बी सी में कहा जाए कि आप तीनों शीर्ष से लंब डालिए, तो बी से तो इजीली लंब डाल देंगे, इस पर पड़ जाएगा, पड़ेगा ना बेटा? लेकिन आपको लगता है कि ए से इस पर कहीं लाइन खींचेगा तो 90 डिग्री होगा? नहीं होगा। ए से लंब डालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? इस लाइन को बढ़ाना पड़ेगा, यहां से लंब डालेंगे, तभी उपाय है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। अगर आप सी से लंब डालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? ए बी लाइन को बढ़ाना पड़ेगा और फिर यहां से लंब डालना पड़ेगा। अब देखिए, ए से डाला गया लंब त्रिभुज के बाहर, सी से डाला गया लंब त्रिभुज के बाहर, लेकिन बी से डाला गया लंब त्रिभुज के अंदर। तो अधिकोण त्रिभुज का दो शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर होता है, एक शीर्षलंब त्रिभुज के अंदर होता है। तो क्या आप इस तर्क पे अब ये मानने के लिए तैयार हैं कि त्रिभुज BDE में अगर आधार DB है तो ऊंचाई कौन है? EG है, त्रिभुज के बाहर है। क्यों? क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है? एक अधिक कोण त्रिभुज है। समझ में आ रही बात? दूसरी बात कि EG जो है पूरे AB पर लंब है, तो AD पर भी है और DB पर भी है। दोनों तर्क समझ गए? तो कई बच्चे ये चीज नहीं समझ पाते हैं, हाँ, कि ये दूसरा वाला में ऊंचाई को हम EG क्यों लिख रहे हैं। तो अब आप मानते हैं ना कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल को हम 1/2 आधार पर DB, ऊंचाई पर EG लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, लिख सकते हैं ना? तो अब इसको करिए बटे, इसलिए एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BDE बराबर, जब आप इससे इसका बटे कर रहे हैं तो बाईं तरफ से बाईं तरफ बटे, तो दाईं तरफ से दाईं तरफ का बटे होगा। 1/2 गुना आधार पे AD गुना ऊंचाई पे क्या? EG बटे 1/2 आधार पे कौन? DB गुना ऊंचाई पे कौन? EG। तो देखिए ऊपर नीचे 1/2 1/2 कट जाएगा, EG भी कट जाएगा। क्या बचा फाइनली? एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ क्या? BDE बराबर AD बटे DB। इसको आप समीकरण 1 कर लीजिए। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? क्या किए हैं बेटा? पहले हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाले, 1/2 आधार पे AD, ऊंचाई पर EG। फिर हम त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकाले, 1/2 आधार पे DB, ऊंचाई पे कौन? EG। ठीक, फिर हम दोनों का बटे किए, बटे करके 1/2 कट गया, EG कट गया, तो इन दोनों का बटे होके क्या मिला? AD बटे DB, समीकरण 1। अब आइए फिर हम जाते हैं पुनः एरिया ऑफ ADE। पुनः क्यों लिखेंगे बेटा? क्योंकि आप दोबारा से एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हो। AD का क्षेत्रफल आप पहले भी निकाल चुके हो, एरिया ऑफ क्या? ADE निकाल रहे हो। कहिएगा सर फिर हम दोबारा क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि पहली बार हमने आधार किसको लिया था बेटा? AD को लिया था। इस बार जो ADE का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इस बार आधार हम किसको ले रहे हैं? AE को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? AE को। तो अगर हमारा आधार AE है तो ऊंचाई कौन है बेटा? DF है। सही की गलत? क्यों? क्योंकि DF जो है पूरा AC पर क्या है? लंब है। तो AE पर भी लंब है और EC पर भी लंब है। मानते हैं ना? तो क्या हम एरिया ऑफ ADE बराबर 1/2 गुना आधार पर, इस बार क्या ले रहे हैं? आधार बदल दिया है, AE लिया, और ऊंचाई पर क्या हो जाएगा? DF। क्या होगा ऊंचाई पर? DF। फिर आप इस तरफ का त्रिभुज लीजिए, अभी लिए थे ना BDE, अब लीजिए आप CED।
इधर BDE लिए थे, इधर क्या ले रहे हैं, CED, एरिया ऑफ क्या ले रहे हैं, एरिया ऑफ, यहां पुनः लिख देना चाहिए, पुनः, क्योंकि ये दोबारा निकाले हैं। अभी हम कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, CED का, एरिया ऑफ CED बराबर 1/2। CED का आधार किसको ले रहे हैं, EC को। अब बताओ, जैसे कि DB आधार लिए थे तो ऊंचाई कौन बना था, DG बना, EG बना था, ऊंचाई कौन बना था, EG। ऐसे ही आधार हम EC लेते हैं, ऊंचाई कौन बनेगा, DF बनेगा। क्यों बनेगा बेटा, क्योंकि DF जो है पूरा AC पर क्या है, लंब है, पूरे AC पर वो लंब है ना। तो इसलिए 1/2 आधार पर EC, ऊंचाई पर कौन, DF, EC गुना DF। अब इसको भी बटे करिए, जैसे कि हमने पहला और दूसरा का बटे किया था, ऐसे ही हम तीसरा और चौथा का बटे कर रहे हैं, ठीक। इसलिए एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ CED बराबर ऊपर क्या, 1/2 गुना AE गुना DE बटे 1/2 गुना क्या बेटा, DF होगा, हाँ सॉरी, DF EC गुना DF होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, जब बटे किए आप, तो आप देखोगे कि 1/2 कट गया, DF कट गया, कटा ना, तो क्या बचा, दूसरी बार आपका बचता है कि एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ CED, एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ CED बराबर क्या, AE बटे EC। अभी हम इसको समीकरण 2 नहीं मानेंगे, जैसे हमने इसको समीकरण 1 माना था ना, इसको हम समीकरण 2 नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, अभी आप देखो, हम तुलना कर रहे हैं, आप कक्षा 9 में पढ़े हैं, याद कीजिएगा, आपने पढ़ा है 9th क्लास में एक थ्योरम, एक प्रमेय है कि एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफल, एक ही आधार वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये 9th क्लास का एक थ्योरम है कि अगर, समझिएगा, हम इसको चित्र बना के दिखाते हैं आपको, कि अगर दो त्रिभुज है, इसलिए हम 9th का थ्योरम को बच्चों को कहते हैं, एकदम ध्यान से सीखिए, 10th में काम आता है। ये लाइन पैरेलल है, ये AB है, ये C है, ये D है, ठीक। AB समांतर है किसके, CD के, और ये ABC त्रिभुज का आधार कौन है, AB, और ABD का भी आधार कौन है, AB। तो एक ही आधार वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच अगर दो त्रिभुज स्थित है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होता है। ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। तो इस आधार पे आप ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज BDE, कौन सा त्रिभुज, BDE दिख रहा है, त्रिभुज BDE कि कलर करके दिखाएं, नहीं अगर आपको अलग अलग देखना है तो हम उसको कलर करके दिखाते हैं, रुकिए, और बेहतर हो जाएगा, आपको समझ में बेहतर आएगा। आपको समझना है बेहतर ढंग से। ये देखिए त्रिभुज BDE, जिसको हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, BDE दिख रहा है, दिखा, अच्छा। अब देखिए त्रिभुज CED, जिसको हम येलो कलर से दिखा रहे हैं,
बताइए त्रिभुज BDE ललका त्रिभुज और त्रिभुज CED पिलका त्रिभुज, दोनों का आधार DE है। देखिए ललका भी है पिलका भी है, दोनों लाइन आ रहा है, दोनों का बेस सेम है। अब दोनों एक ही समांतर रेखा BC समांतर DE के अंतर्गत स्थित है। आपको पता है ना कि DE किसके समांतर है? BC के, पहले से पता है। तो ये त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED एक ही आधार DE और एक ही समांतर रेखा DE समांतर BC के अंतर्गत स्थित है कि नहीं है? तो एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ CED होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कक्षा 9 में ये प्रमेय आपने पढ़ा होगा। एक ही आधार वाले और बराबर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कक्षा 9 का लेसन 9 में है ये थ्योरम। आपको कहां मिलेगा? लेसन 9 का थ्योरम है ये। हाँ, आप अगर चाहें तो घर जाके देख लीजिएगा, ये थ्योरम आपको मिलेगा। तो हम यहां उसी थ्योरम का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर हम कक्षा 9 में इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं? थ्योरम नंबर लगाते। क्या लगाते? थ्योरम का नंबर यूज करते। लेकिन हम 9 में पढ़े हैं तो उसका थ्योरम नंबर हम यहां इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमको थ्योरम लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? चूंकि त्रिभुज कौन सा, इसमें देखिएगा लाल वाला त्रिभुज कौन था? BDE तथा त्रिभुज कौन? CED। एक ही आधार, दोनों का कॉमन आधार कौन है बेटा? DE है। देखिए लाल वाला भी दिख रहा है DE में, पीला वाला भी दिख रहा है, यानी दोनों का बेस क्या है? सेम है। कौन है? एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर रेखा कौन सा रेखा समांतर है? BC समांतर, BC समांतर DE के अंतर्गत क्या है? स्थित है। क्योंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED दोनों का आधार कौन है? DE है, और दोनों एक ही समांतर रेखा BC समांतर DE के अंतर्गत स्थित है। तो इससे क्या पता चलता है? इसलिए एरिया ऑफ BDE बराबर होना चाहिए एरिया ऑफ CED। ठीक है, इसको कर लो आप। समीकरण जो बनाए थे ना, इसको समीकरण 2 करिए और इसको करिए आप समीकरण 3। इसको क्या करेंगे? समीकरण 3। 2 का तुलना 3 से करें तो जहां CED है, CED किसके बराबर है? क्या दिखाया आपने? CED किसके बराबर? BDE के बराबर। तो CED को बदल के हम BDE कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए करते हैं। समीकरण 2 तथा किससे? 3 से। 2 3 का तुलना करते हैं तो एरिया ऑफ ADE रहेगा, उसको छोड़ देंगे, बटे जो CED था, CED किसके बराबर है? BDE के। तो CED को बदल के हम एरिया ऑफ BDE लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? BDE बराबर मतलब सिर्फ CED को बदल के क्या कर दिए? BD कर दिए, बाकी ये सब सेम रहेगा। AE बटे क्या? EC। इसको अब समीकरण नंबर आप क्या करो? 4 करो, और अब तुलना कर दो समीकरण 1 का समीकरण 4 से। किसका तुलना? समीकरण 1 का समीकरण 4 से। समीकरण 1 में देखिए ADE बटे BDE है, यहां भी अब ADE बटे BDE हो गया। यहां क्या था ना? ADE बटे CED था, CED को बदल के हमने क्या कर दिया? BDE कर दिया। किया ना? किस आधार पे किया? आधार क्या था? क्योंकि BDE का और CED का आधार एक था और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित था, जो हम आपको फिगर से दिखा दिए, लाल वाला त्रिभुज और
पीला वाला त्रिभुज। और 9th में आपने ये थ्योरम पढ़ा था कक्षा 9 में, लेसन 9 में, कि एक ही आधार वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। उसमें और भी थ्योरम्स थे। एक ही आधार वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तीसरा एक थ्योरम था कि एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते। तो हम लोग कौन सा ले रहे हैं? एक ही आधार वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो उसको हम लैंग्वेज से क्या दिखाए, क्योंकि हमारा त्रिभुज बीडीई और हमारा त्रिभुज सीईडी दोनों का आधार कौन है बेटा? डीई है, और दोनों एक ही समांतर रेखा डीई समांतर बीसी के अंतर्गत स्थित है। इसलिए दोनों त्रिभुज का एरिया क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कौन से नियम से? 9th क्लास के थ्योरम से। तो बीडीई सीईडी के बराबर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, बस समीकरण 2 में सीईडी के जगह क्या रख दिए? बीईडी रख दिए, बीडीई रख दिए। बीडी रख के हम लोग समीकरण 4 बनाए। अब फिर कंपेयर करते हैं समीकरण 1 तथा 4 से। समीकरण 1 तथा 4 से 1 और 4 का तुलना करते हैं तो हम पाते हैं क्या कि 1 का और 4 का लेफ्ट साइड सेम है, एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी। जब दो समीकरण में बायां पक्ष बराबर हो तो दायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा, है ना। तो इस आधार पे आप कह सकते हो क्या कि एडी बटे डीबी बराबर होना चाहिए एई बटे ईसी के। क्यों? एडीई बटे बीडी, एडीई बटे बीडी, लेफ्ट साइड के बराबर, तो राइट साइड के बराबर। तो जब हम तुलना करते हैं 3, 1 और 4 का, तो क्या मिलेगा हमको? एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। अगर आपके पास एग्जाम में कम समय हो तो आप यहां पर प्रूव्ड लिख सकते हैं, क्योंकि यही चीज आपको साबित करने के लिए कहा है। देख लीजिए आप पलट के क्या लिखा है आपने, पीछे आ जाओ। तो आपने लिखा है तो हमें सिद्ध करना है कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। ये थ्योरम क्या कह रहा था कि अगर एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर क्या करे? प्रतिच्छेद करे, तो ये दोनों भुजाएं जो जिसको काटा गया है वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। मतलब एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। कोई दिक्कत समझने में? यही साबित करना था। इसके लिए हम लोग से प्रोसेस में गए और फाइनली हमको क्या मिला? एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। एग्जाम में कम समय हो तो यहां प्रूफ लिख दीजिए, नहीं तो हमको क्या करना चाहिए बोलिए? हम तो 9th में आपको बताए हैं थ्योरम्स बनाने का तरीका। अतः करके थ्योरम लिख के प्रूफ करना चाहिए, है ना। तो अतः करके आप बताइए थ्योरम कहां से लिखोगे? थ्योरम का स्टार्टिंग कहां से होगा बताओ? 6.1 क्या कहता है? अतः किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर जो भी लाइन है पूरा लास्ट करके उसको पूरा लिखिए और फिर आप अतः करके पूरा थ्योरम लिख दीजिए और प्रूव्ड लिखिएगा। तब जब आपके पास पर्याप्त समय हो। जब आपके पास समय का कमी हो यही प्रूफ करके छोड़ दीजिए, दोनों चलेगा। कोई दिक्कत? ये कर देते हैं अतः करके तो ज्यादा बढ़िया होता है। कोई दिक्कत समझने में? एक बार हम इसको फिर रिवाइज करेंगे। हाँ, आज हम लोग सिर्फ प्रमेय 6.1 यानी थेल्स प्रमेय को एकदम अच्छे तरह से समझ ले, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आप ये थ्योरम नहीं सीख पाएंगे तो फिर आगे भी आपको दिक्कत आएगा। तो इसमें हम लोग 9th का कुछ चीज इस्तेमाल किए हैं, लेसन 9 से एक थ्योरम इस्तेमाल किए हैं, तब जाके प्रूफ हुआ है ना। और बाकी चीज तो सिंपल ही है। थोड़ा पीछे आइए, देखिए क्या था। पहले तो आपको थ्योरम समझना चाहिए कि थ्योरम आपको कहना क्या चाहता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई त्रिभुज है उसकी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक भुजा के समांतर एक रेखा ऐसा खींचे जो त्रिभुज को दो की अन्य दो भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करे? प्रतिच्छेद करे। तो जहां जहां प्रतिच्छेद कर रहा है वो उसको एक ही अनुपात में बांट देगा। दैट इज क्या कर रहा है? कट दी जाए तो ये अन्य दो भुजाएं मतलब कौन? ए बी और ए सी एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कौन से अनुपात में? एडी बटे डीबी बराबर क्या होगा?
ए बटे ई सी। ये आपको थेल्स प्रमेय कहता है, साबित कीजिए, है ना। हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं, एबीसी त्रिभुज, डीई को बीसी के समांतर खींचते हैं, कोई दिक्कत। फिर रचना करते हैं, बी से ई को मिलाया, सी से डी को मिलाया, डीएफ लंब किस पर, एसी पर, और ईजी लंब किस पर डाला, एबी पर डाला। ठीक, ये रचना का काम है। हम लैंग्वेज क्या करते हैं कि माना त्रिभुज एबीसी में, एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें कि डीई क्या है, बीसी के समांतर है। जो इसकी अन्य दो भुजाओं कौन कौन, एबी तथा एसी को क्रमशः कहां कहां, एबी को कहां डी पर, एसी को कहां ई बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या, कि जहां प्रतिच्छेद करता है वो एक ही अनुपात में बढ़ जाता है, दैट इज एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। कोई दिक्कत समझने में, ये हमको साबित करना है। रचना का काम क्या किया, बी से ई कॉमा सी से डी को मिलाया, बी से ई सी से डी को मिलाया, ये पहला काम। दूसरा, डीएफ लंब डाला किस पर, एसी पर, और ईजी लंब डाला किस पर, एबी पर। ठीक है, इसके बाद यहां भी पूर्ण विराम लगाइए आप, फिर बढ़िए आगे। अब हम इसको साबित करते हैं। तो फिगर हमने सेम ड्रॉ किया है। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकाला। किसका, एडी, इसको भी कलर से दिखाएं कि समझ रहे हो। एडी का क्षेत्रफल निकाला। तो एडी का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इस बार हम आधार किसको ले रहे थे, एडी को। अब हम आपको बताते हैं तर्क, हमको करना क्या है, एडी बटे डीबी करना है ना। तो पहला त्रिभुज एडीई लेते हैं जिसका आधार एडी, फिर जो नीचे त्रिभुज लेंगे वो बीडीई लेंगे जिसका आधार कौन, डीबी। क्यों, हमको बनाना है एडी बटे डीबी। क्या बनाना है, एडी बटे डीबी। तो हमारा पहला आधार एडी बनना चाहिए और दूसरा आधार क्या बनना चाहिए, डीबी। तो डीबी के लिए कौन सा त्रिभुज होगा, बीडीई होगा ना। चलिए फिर से देखिए, तो हम पहले लेते हैं त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एडीई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार किसको लिए, एडी को, ऊंचाई कौन होगा, ईजी। कोई शक नहीं ना। फिर आप आइए त्रिभुज बीडीई में 1/2 आधार पे किसको लिया, डीबी को। ऊंचाई आपको बताए थे कि ये कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज का शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर होता है, तो ये ईजी ही उसका शीर्षलंब होगा। दूसरा तर्क आपको दिए, ये ईजी जो है पूरा एबी पर लंब है, तो एडी पर भी लंब है और डीबी पर भी लंब है, इसलिए हम यहां ऊंचाई पर किसको लिख सकते हैं, ईजी को लिख सकते हैं। फिर पहला बटे दूसरा करते हैं, बटे करके हमने देखा 1/2 से कट गया, ईजी ईजी कट गया, क्या मिला हमको, पहला चीज जो हमको प्रूफ करना है, पहला खंड एडी बटे डीबी, देखिए ये मिल चुका है, आपको मिला। तो ये काम क्यों किया ये भी समझ के चलना है, अंधेरा हम तीर नहीं चला रहे हैं। हमारे पास हम देख रहे हैं, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। तो पहला काम हम किए कि एडी बटे डीबी बना लिए, क्या करके दोनों का बटे किए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कुछ चीज कट गया, तो एरिया ऑफ एडी बटे एरिया ऑफ बीडी बराबर क्या, एडी बटे डीबी। समीकरण 1 करके रख लिया, कोई दिक्कत। फिर आते हैं दोबारा आप त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल लेते हैं। क्यों बेटा, इस बार आपको एई बटे ईसी बनाना है। क्या बनाना है, एई बटे ईसी, समझ में आ रहा है। तो अब जब एई लीजिएगा तो एई त्रिभुज कौन सा त्रिभुज में आएगा, एडीई में ना आएगा। तो हम त्रिभुज फिर से लेते हैं, पुनः त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, पुनः त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ एडी बराबर 1/2 आधार पे कौन बेटा, एई, ऊंचाई पे कौन, डीएफ, लिख सकते हैं ना। और दूसरा हमको एई के नीचे कौन चाहिए, ईसी चाहिए, तो ईसी के लिए कौन सा त्रिभुज लीजिएगा, सीईडी। सीईडी भी कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज, इसका शीर्षलंब क्या होगा, त्रिभुज के बाहर। या आप कहें कि डीएफ जो है पूरा एसी पर लंब है, तो एई पर भी लंब है और ईसी पर भी लंब है। तो हम त्रिभुज किस में जा रहे हैं, सीईडी में। तो त्रिभुज सीईडी बराबर हाफ 1/2 आधार पे ईसी गुना ऊंचाई पे कौन, डीएफ लिखा। फिर इन दोनों का बटे किया, बटे किया तो 1/2 कट गया, डीएफ डीएफ कट गया, क्या मिला, एडी बटे सीईडी बराबर एई बटे ईसी। एडी बटे सीईडी बराबर एई बटे ईसी। कहिएगा सर आपको तो ये दोनों मिल ही गया था, तो यही प्रूफ क्यों नहीं कर दिए। कैसे प्रूफ कर देंगे, ये आपका क्या है, एडी बटे बीडी, यहां क्या है, एडी बटे सीईडी। सेम होता तब ना प्रूफ कर देते। अब हम लगाते हैं दिमाग, क्या, कि किस तरह से हम सीईडी को क्या बना सकते हैं, बीडीई बना सकते हैं। हाँ, ये अगर सीईडी बदल के क्या बन जाए, बीडीई बन जाए, तो हमारा खेला हो जाएगा। नहीं, तर्क समझिए,
कि हमको क्या प्रूफ करना है, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। ये तब पॉसिबल है जब इसका बायां पक्ष भी बराबर हो। तो बायां पक्ष में एक झोल देख रहे हैं, क्या झोल है, यहां बटे में बीडी है, यहां बटे में सीईडी है। तो हमको क्या करना है, किसी तरह बीडीई को सीईडी के बराबर करना है, किसी तरह मतलब जैसे तैसे, कि कोई नियम के आधार पर, नियम के आधार पर तो खोजते हैं कौन सा नियम है जिससे लल का त्रिभुज पिल का त्रिभुज क्या हो जाए, बराबर हो जाए एरिया में। तो हमको याद आया, अरे कक्षा 9 में पढ़ा था क्या, कि एक ही आधार वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। क्या ऐसा है? हाँ है। क्या? ए बी डी ई और सीई डी दोनों का आधार दिख रहा है हमको, कौन? डीई। और दोनों हमको एक ही समांतर रेखा के बीच दिख रहा है, कौन सा? बीसी समांतर डी। चर्चा में हमने पहले यही कहा था कि डीई लाइन किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। तो बीसी समांतर डी है और दोनों त्रिभुज का आधार सेम है। तो अब ये कहां से क्या करें, थ्योरम नंबर तो याद नहीं है, याद भी है तो लगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो कक्षा 9 का था, है ना। तो क्या करना होगा, प्रमाण देना पड़ेगा। क्या प्रमाण? कि चलिए बच्चा देखो, हमारा त्रिभुज बीडीई और हमारा त्रिभुज सीईडी एक ही आधार किस पर? डीई पर स्थित है तथा एक ही समांतर रेखा बीसी समांतर डीई के अंतर्गत स्थित है। यानी दोनों शर्त पूरा करता है, आधार भी सेम है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए, बीडी बराबर सीडी होना चाहिए। समीकरण 3। अब हमारा काम हो गया, जो हम चाह रहे थे वो हमको मिल गया। क्या मिल गया? कि अब इस सीईडी को भगा देंगे, सीईडी की जगह क्या लिख देंगे? बीडी। कौन आधार पर? समीकरण 2 तथा 3 का तुलना कर देते हैं। तो क्या होगा, तुलना में सीईडी को बदल के हम क्या लिख सकते हैं? बीडी लिख सकते हैं। बीडी जैसे लिखा, इसको बना लिया समीकरण 4, हमारा काम हो गया। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 का बाईं तरफ और समीकरण 4 का बाईं तरफ हमको सेम लग रहा है। एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी सेम है कि नहीं है? है ना। तो दोनों का लेफ्ट साइड सेम हो गया, तो राइट साइड भी क्या होगा? सेम होगा। तो समीकरण 1 और 4 का हम तुलना कर देते हैं, तो जिससे क्या तर्क मिलता है? एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। हमको यही साबित करना था, प्रूफ कर दिया। कोई दिक्कत? समय कम हो तो यहां प्रूफ लिखें, अगर समय ज्यादा हो तो क्या लिखेंगे? अतः लिख के यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। फुल स्टॉप देंगे, प्रूफ लिखेंगे। ठीक है। समय ज्यादा हो तब, समय कम हो तो आप वहां प्रूफ करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको 5 नंबर ही मिलेगा। दूसरों से अलग होने के लिए हमको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है ना, कि आप बाकी बच्चों से अलग हो। अच्छा, कौन कौन इस थ्योरम को तर्कपूर्ण तरीके से सीख गए? क्या आप घर में जाके रिवाइज करके फिर इसको, यदि हम कल आपका टेस्ट ले लेंगे, थेल्स प्रमेय बना के दिखाओ, तो कौन कौन बच्चे दिखा सकते हो? ट्राई करेंगे हम कल। आप लोग इस तरह से तैयार होके आइए कि कल आपसे हम यहाँ थेल्स प्रमेय बनवा लें। ठीक है। तो घर पे जाके एक बार रिवाइज करना, और अभी तो ये तुरंत आपको पोस्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी अब ट्रायंगल्स डालना शुरू नहीं किए हैं, लेकिन आपको जल्दी ही मिलेगा। तो फिर आप वहां पर रिवाइज करना तुरंत, ये चैप्टर का रिवाइज आप वीडियो से जरूर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञान की दृष्टि से। सवाल इससे हम आपको बताएं कि एक लॉन्ग ओवरऑल 10 से 15 नंबर का सवाल रहता है, हाँ, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर विशेष फोकस करिएगा, बढ़िया से सीखिएगा, और जब आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाए तो आप रिवाइज करिएगा। ठीक है ना। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम सीखेंगे और अन्य चीज भी, जो भी थ्योरम्स है वो सब एक एक करके सीखेंगे, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये थ्योरम का तरीका समझ में आया हो और आप थेल्स प्रमेय को समझ पाए हो तर्क के आधार पर, तो आप हमारे चैनल सनराइज क्लासेस एंड एकेडमी को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे वो भी इनका लाभ ले सके। और बेटा, ये कठिन टॉपिक बहुत बच्चों के दिमाग में नहीं आता है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शायद 30-40% बच्चे ही इस चीज को समझ पाते हैं, बाकी लोग इसको इग्नोर करके निकलते हैं, या बहुत बच्चे इसको रटने के चक्कर में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको गंभीरता से देखते हैं ना,
एक बार 2 बार, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, इजीली आप समझ जाएंगे। हाँ, और आप खुद से कर पाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करिएगा जो भी आपको लगा हो। थैंक यू।